नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात राम रहीम की। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को बलात्कार के आरोप में 20 साल जेल की सजा वो काट रहे हैं और एक बार फिर से वो पैरोल पर हैं। और अब ताज़ा तस्वीर उनकी केक काटते हुए सामने आई है। हरियाणा की जेल से वो सोमवार को बाहर आए थे और 40 दिन की पैरोल मिली है। पिछले 1 साल में गुरमीत राम रहीम को, आपको बता दें, 4 बार पैरोल मिली है और पिछले 3 महीने में दूसरी बार। सोशल मीडिया में आए वीडियो तस्वीरों में वो तलवार से एक केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये पैरोल मांगी गई थी तो उसका कारण ये बताया गया था कि वो पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह की 25 जनवरी को जो जयंती है उसे मनाना चाहते हैं। तो वे इस वीडियो में ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि 5 सालों में पहली बार इस तरह मनाने का मौका मिल रहा है, तो इस बार वो 5 केक काटेंगे। तो आपको बता दें गुरमीत राम रहीम के बारे में, 2017 में बलात्कार के मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा मिली थी। 2022 में 3 बार वो पैरोल पर बाहर आए। फरवरी 2022 में आपको बता दें 21 दिन के लिए पैरोल मिली थी जब पंजाब चुनाव के दौरान। जून 2022 में करीब महीने भर पैरोल मिली थी जब वो यूपी के एक आश्रम में चले गए थे रहने के लिए। फिर अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल हरियाणा में एक उपचुनाव था, उससे पहले भी उन्हें मिली थी। तो लेकिन गंभीर आरोप हैं इनके ऊपर और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। रंजना कुमारी, निदेशक CSR, जुड़ेंगे हमारे साथ। तो साथ ही रणवीर शर्मा हमारे साथ हैं, पूर्व IPS हैं, IG रह चुके हैं, हरियाणा पुलिस के हमारे साथ हैं। शर्मा जी, ये बताइए आप किस तरह से देख रहे हैं जो बार बार पैरोल मिल रही है राम रहीम को? निधि मैम, ये सरासर बहुत ही गलत हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जेल प्रशासन, हमारा लोकल DC का प्रशासन, हमारा SP का प्रशासन, हमारा सरकार क्यों इस प्रकार के पैरोल दे रही है। कोई कारण नहीं समझ में आता। पैरोल का जो संविधान है, हमारा जो जेल मैनुअल है, वो केवल कैदियों को तभी मिलता है जो सजायाफ्ता कैदी हैं, जब उनकी कोई बड़ी भारी इमरजेंसी या कोई घटना हो गई हो या कोई डेथ हो गई हो या कहीं ऐसा सीरियस घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तभी उसको देते हैं। केक काटने के लिए अगर पैरोल मिल रही है तो ये हमारा प्रशासन का मजाक उड़ रहा है, हमारे सिस्टम का मजाक उड़ रहा है, हमारी जुडिशरी का मजाक उड़ रहा है। आप फौरी जेल सुप्रिटेंडेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि उन्होंने ये दस्तक क्यों किए। नंबर 2, जेल अथॉरिटी जो भी उसकी जिम्मेवार है, जिन्होंने भी इस पैरोल को दिया है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। नंबर 2, जेल के साथ साथ हमारा जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन, उन्होंने ये क्यों इजाजत दी है, ये भी हर हाल से फिक्स होनी चाहिए और किन कारणों से दी है। नंबर 3, पिछली जो पैरोल है उसका उठाना चाहिए कि उन्होंने उस पिछली पैरोल में क्या क्या सिस्टम में काम किया। पीछे पैरोल बीमारी के ऊपर मिली थी, जिस भी कारण से वो पैरोल मिली थी, उन कारणों को मद्देनजर रखते हुए इस पैरोल को फौरी रिजेक्ट करना चाहिए। लास्ट, अगर ये भी नहीं होता तो हमारा जो मजिस्ट्रेट है, लोकल मजिस्ट्रेट, उनको इम्पावर है कि वो फौरी इस पैरोल की फाइल को कॉल करके इमीडिएटली वो सारे फैक्ट्स ले, सबूत ले ये कि क्यों गलती हुई है और क्यों ना प्रशासन की जिम्मेवारी फिक्स की जाए। और हर हालत में अगर इस तरीके से अपराधियों का जो सजायाफ्ता है, उनकी पैरोल होती है, तो बहुत ही गलत है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन बार बार भी पैरोल मिल रही है। रंजना जी हमारे साथ जुड़ गई है। रंजना जी, गंभीर आरोप में है गुरमीत राम रहीम जेल के अंदर, लेकिन बार बार में हम बता रहे थे कि जो आंकड़े, डेटा सामने किस तरह से लंबी लंबी पैरोल उनको मिल रही है। क्या जो प्रभावशाली लोग हैं, कनेक्शन, उनको पैरोल मिल जाती है? क्योंकि कितने ऐसे कैदी हैं जो आना भी चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाती है पैरोल। देखिए, पैरोल खास परिस्थितियों में मिलती है और ये पैरोल पिछली बार मिली थी, तब भी जिस तरह की हरकत इस हत्यारे बलात्कारी बाबा ने की थी, वो हरकत होने के बाद
दोबारा पेरोल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अब की पेरोल फिर से दी गई है और अब वो घूम घूम के केक काट रहा है। तो ऐसे में जहां एक तरफ देश के अंदर लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महिलाएं नहीं महसूस कर रही हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं और असुरक्षा का भाव बैठ गया है लड़कियों के मन में, और वहीं दूसरी तरफ हत्यारे बलात्कारियों को लगातार छूट मिल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोग इस बाबा के सहयोग से कुछ न कुछ अपना लाभ पाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। वरना ये सरासर गैर कानूनी है। जिन लोगों ने इस तरह की पेरोल को अनुमति दी है, ये जानते हुए कि पिछली बार निकलने के बाद इस हत्यारे बाबा ने, बलात्कारी बाबा ने तरह तरह की ढोंग पाखंड किए, उसमें भी जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो लोग शामिल हुए थे। तो ऐसे में ये सब कुछ जानने के बावजूद कि पेरोल की कंडीशंस को इसने जंप किया है। पेरोल की अपनी कंडीशंस होती हैं। अगर घर में कोई मृत्यु हो जाए या कोई बहुत गहरी बीमारी हो या आप किसी को दाग देना चाहते हैं, कोई मर गया हो घर में, मतलब इस तरह की बड़ी कठिनतम परिस्थितियों में पेरोल मिलती है, खास तौर से जिसको हत्या और बलात्कार की सजा मिली हो। ऐसे में आप खुली खुली छूट दे रहे हैं, तो आप चाहते क्या है देश को बताना? यही तो चाह रहे हैं ना कि पूरा माहौल इस समय हम लोग को कोई परवाह नहीं, कोई बलात्कारी हो, कोई हत्यारा हो, कोई कुछ हो। ये सत्ता में बैठे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ना ही इस समय जेल अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि बिना उसकी अनुमति के नहीं हुआ होगा। इस समय जो अधिकारियों ने पेरोल की अनुमति दी है और जिस भी न्यायालय से अनुमति मिली है, वहां बैठे लोगों की जांच होनी चाहिए कि क्या निश्चित तौर पर कहीं कोई बहुत गहरे करप्शन का मामला भी इसमें है और हमारी जो व्यवस्था है, हमारे कानून का मजाक भी है। बिल्कुल, जो पीड़ित लोग हैं उनमें क्या संदेश जाता होगा। लेकिन संक्षेप में रणजीत शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पेरोल कैसे मिल जाती है, कैसे दी जाती है पेरोल? पेरोल का सिंपल सा मेथड है मैम। जो कैदी हैं वो अपनी एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को सॉरी और जेल अथॉरिटी को भिजवाते हैं कि मुझे पेरोल इस कारणों के लिए, इन परिस्थितियों के लिए जो मेरे घर में है उसके लिए दी जा रही। अब इन्होंने जो कारण दिया है उस कारण के ऊपर ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है उन लोगों का जो राजनीति के अंदर इन बाबा के वोटरों का फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए उनको ये पेरोल पे छुड़वा रहे हैं। अब जो कारण दिया है कि हमारे जो बाबा है, हमारे गुरुजी हैं शाह सतनाम जी, उनका जन्मदिन है, उनका मनाने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। अरे आपकी संगत है, वो मनाएंगे ना, आपने ऑलरेडी चेयरपर्सन है, वो मनाएंगे ना। आप तो अपनी कैद को भुगतिए जो आपने गलत काम किया है, जिसके लिए अपने हमारी जुडिशरी ने आपको जेल भिजवाया है, उसके लिए आप किस बात के लिए पैरोल मांग रहे हैं? केक काटने के लिए तलवार से? तो वो उनका यही मानना होगा कि जयंती बनाने के लिए। रंजना जी, लेकिन इससे जो सबसे जो तस्वीरें आती हैं कि गंभीर आरोप में आप जेल में, लेकिन आप बाहर आ जाते हैं, जो पीड़ित परिवार हैं वो उनके लिए बहुत दुखद है ये। क्योंकि एक तरफ हम गुरमीत राम रहीम के होंगे, बहुत फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, तभी राजनीतिक दल नरमी दिखाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार हैं वो बहुत आहत होंगे इस समय। नहीं, निश्चित निधि, सिर्फ वो आहत नहीं होंगे, ये उनके लिए खतरे की भी घंटी है, क्योंकि बाहर आने के बाद ये अपने लोगों से मिल करके और किस तरह की घटना दुर्घटना करवा सकता है ये सब लोग जानते हैं कि ऐसा हुआ है। आशाराम ने ये सब कुछ करवाया था। तो ऐसे में बाबा राम रहीम का जो भी, मैं तो बाबा भी नहीं कहना चाहूंगी, इस राम रहीम का जो भी अपराध है वो जघन्य है। क्या आप हर व्यक्ति को जो बलात्कार और हत्या के मामले में जेल में बंद है और सजा याफ्ता है उसको इतनी आसानी से पेरोल देते हैं? कितने ऐसे और अपराधी हैं जिनको इस तरह से पेरोल, तो ये कौन से विशेष अपराधी है जिसको कि आप एक समाज में स्वीकृति भी दे रहे हैं? जिससे पेरोल नहीं है, अगर वो केक काट रहे हैं, तमाम भीड़ जमा हो रही है, तमाम लोग, तो आप इसको सामाजिक रूप से इसकी तमाम करतूबों की सामाजिक स्वीकृति दे रहे हैं। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्या आप को एक तरह से नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि हत्या और बलात्कार, जघन्य बलात्कार करने के बाद भी पता नहीं क्या क्या हुआ, और जब तक इस तरह के सारे सबूत नहीं सामने आए तब तक तो ये सजा नहीं मिली होती ना। अगर इतने प्रभावशाली व्यक्ति को, जो आप कह रही हैं तमाम फॉलोइंग है, पॉलिटिकल लोगों की बैकिंग है, पैसा अफरात है, तो ऐसे में इनको कोई सजा तो मिलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मिली है। इसका मतलब कि साबित हुआ है कि सादी ने सब कुछ किया है।
और ये सब करने के बाद अगर आप बाहर निकालते हैं तो आप एक तरह से कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं। आप लड़कियों को, महिलाओं को डरा रहे हैं, उनको, अपराधियों को आप छूट दे करके आप अपराधियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यही बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इसी से ये सवाल यही उठता है कि कैसे गंभीर आरोप में जब लोग जेल की सजा काट रहे होते हैं वो बार बार पैरोल पर कैसे बाहर आते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जुड़े हमारे साथ देश की बात में। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर टकराव जारी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को कहा था कल कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एक प्रशासनिक मामला है, न्यायिक मामला नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया उन्होंने, जिस तरह से आईबी और रॉ की रिपोर्ट सार्वजनिक करना चिंताजनक है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को फिर न्यायपालिका को उसकी सीमाएं याद दिलाईं। कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईबी और रॉ की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की आलोचना भी की। रिपोर्ट संवेदनशील है, ये एक गंभीर मुद्दा है। ऐसा करना चिंता का विषय है। आने वाले वक्त में इसका काफी असर देखने को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने की फिर से सिफारिश की है। जब पहली बार उनका नाम आया तो केंद्र ने उनके नाम पर आपत्ति दर्ज करा दी थी। केंद्र ने इसके लिए खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला दिया था, लेकिन कॉलेजियम ने रॉ की आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जजों के बारे में दी गई केंद्र की आपत्तियां और रॉ एंड आईबी की रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर दिया था। दरअसल जब भी जजेस की नियुक्तियां होती हैं तो केंद्र सरकार लिस्ट बनाकर इन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो और RNW को भेजती है ताकि वो इन जजेस के ऊपर बैकग्राउंड चेक्स जो हैं वो कर सकें। और अगर सरकार की सही लिस्ट में ये जजेस नहीं होते हैं तो उनके बैकग्राउंड को संदिग्ध बताकर उनकी जो फाइल्स हैं वो वापस भेज दी जाती हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस मसले को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मामले में ट्वीट कर कहा कि रॉ एक भारतीय नागरिक सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जांच कैसे कर रहा था। भारत में बैठा एक स्विस नागरिक भी उनके चार्टर के दायरे में नहीं आएगा। यही कारण है कि 2011 से मांग की जा रही थी कि आईबी और रॉ और NTRO को वैधानिक आधार पर रखने के लिए 2 प्राइवेट मेंबर बिल लाए जाएं। रॉ एक भारतीय नागरिक पर रिपोर्ट क्यों कर रहा था? भले ही सीनियर सौरभ कृपाल के साथी एक स्विस नागरिक हों, फिर भी जांच का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, ना कि रॉ का। हम वह जांच तब कर सकते हैं जब उनके मूल देश में उनकी छवि की जांच चल रही हो। कानून मंत्री ने यह भी साफ किया कि जजों की नियुक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है और वो लगातार एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। तो किसी विवाद को टालने की बात करते हुए किरण रिजिजू ने जो कुछ कहा है उससे नए सिरे से न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक नई लकीर खिंच सकती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही है। हालांकि अब तक विवाद से बचती रही यात्रा अपने ही नेता के बयान के चलते सफाई देने पर मजबूर है। आज राहुल गांधी ने एक संवाददाता सम्मेलन में साफ किया कि सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयान से वो सहमत नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब जम्मू से श्रीनगर को जा रही है और इस बीच राहुल गांधी ने साफ किया है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर वे अपने नेता दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। सोमवार को जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। इस विषय पर एक बार मगर बीजेपी इस मौके को कैसे छोड़ सकती थी? उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की।
कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे। आज सेना के बड़े बड़े अफसर, जिसमें बहुत लोग उनके कुछ स्पेशल सेल्स के हेड भी रहे हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि हमें सेना के इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी हजारों किलोमीटर चलने के बाद भी आप दिग्विजय सिंह को सेना का सम्मान करने के बारे में क्यों नहीं सिखा सके, वो भी कश्मीर के अंदर? इससे बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती। भारत जोड़ो यात्रा का ये वो दौर है जब सुरक्षा, मौसम और भूगोल सबकी चुनौती सामने है, लेकिन राहुल गांधी की नजर बस अपने लक्ष्य पर है। देखना यह है कि अचानक पैदा हुआ ये विवाद कितनी दूर तक उनका पीछा कर पाता है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे बात करेंगे सोशल मीडिया में रील बनाने की, लेकिन अब रील बनाने पर नियम तोड़ना पड़ सकता है महंगा। दिखाएंगे कैसे, एक रिपोर्ट। दिल्ली को फिर आज नया मेयर नहीं मिल पाया। सदस्यों की शपथ तो हो गई, लेकिन वोटिंग नहीं हो पाई। हंगामे के बाद सदन की अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित उसको कर दिया गया। हंगामे के बाद नगर निगम का सदन स्थगित। न मेयर का चुनाव हो पाया, न डिप्टी मेयर का, और न ही स्थायी समिति के सदस्यों का। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि हिम्मत है तो हार स्वीकार करो। अगर लोकतंत्र में, संविधान में यकीन रखते हो, थोड़ा भी यकीन रखते हो, तो इस बात को स्वीकार करो कि दिल्ली की जनता ने आपको हरा दिया है। मेयर चुनने दो। हम लोगों ने अपने किसी भी पार्षद की ओर से एक जरा सी भी तनिक भी किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं होने दिया। वहां गाली गलौज कर रहे हैं बीजेपी के पार्षद, वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारी महिला पार्षदों के साथ मारपीट कर रहे हैं, और उसके बाद अचानक सदन स्थगित कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने जो जनादेश दिया है उसका गला घोटना है। जैसे ही शपथ ग्रहण खत्म हुआ सभी पार्षदों का, तो घोषणा हुई कि अब मेयर का चुनाव होगा, तैयारियां शुरू की जाएं। तो इसके बाद लगातार जो बीजेपी के पार्षद थे उन्होंने नारेबाजी शुरू की, लेकिन ये एक छोटी सी घटना जो है इतनी बड़ी बन गई, यानी कि उसको देखा इतना बड़ा गया कि जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, उन्होंने आके घोषणा की कि इस तरह से सदन नहीं चल सकता, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ रहा है। सदन की शुरुआत मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने से हुई। इस दौरान नारे भी लगे। फिर निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई गई और वोटिंग से पहले बवाल हो गया। हालांकि बीजेपी की अपनी दलील है। इनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों का व्यवहार सदन में खलल की वजह बना। ये बहुत ही दुखद है। मुझे इतना दुख हो रहा है। हम 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और किसी तरह सुरक्षा व्यवस्था में शपथ तो हो गया, लेकिन जैसे ही चुनाव होना शुरू हुआ, वोटिंग होनी, इन लोगों ने बवाल कर दिया। आपस में जब ओथ भी हो रही थी तो आपस में ये लोग भिड़ रहे थे और 1-2 जने मंच पे चले गए थे जो पीठासीन अधिकारी की जगह है। फिर आगे कुछ और बातों में व्यवहार, मतलब एक महिला है आम आदमी पार्टी से, वाइट कपड़े पहने में, मेरे को नाम नहीं मालूम उनका, और एक और थी, वो उस पे डेस्क वेस्ट पे जब मैंने मुड़ के देखा कि क्या हुआ तो वो लोग मंच पे चढ़े हुए थे। फिर इधर से कुछ, फिर आपस में झगड़ेबाजी, वापस वही हरकतें। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन आज सदन में वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा 6 जनवरी को हुआ था। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या सदन को स्थगित करने की वाकई जरूरत थी। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। उधर बीजेपी नेताओं ने बताया कि हंगामे के सिलसिले में उनकी शिकायत पर एक शख्स को हिरासत में लिया गया है।
कंप्लेन में व्यक्ति पकड़ा भी गया है, व्यक्ति आइडेंटिफाइड है और पुलिस कस्टडी में है, एफआईआर हुई है। पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था हमारे सामने। नहीं उनके कोई कार्यकर्ता, गुंडा कार्यकर्ता है उनका, एक बंदा पुलिस कस्टडी में पुलिस ने कस्टडी में लिया था, हमारे सामने लिया था। हमने एक कंप्लेंट उनको दी है, उन्होंने डायरी डिस्पैच करके हमें दी है, अब पुलिस कार्रवाई करेगी। अब आगे बढ़ते हैं देश की बात में। आजकल सोशल मीडिया पर जल्दी वायरल होने के लिए नियम कानूनों को ताक पर रखकर रील्स बना रहे हैं लोग। रील्स बनाने के लिए जानबूझकर खुद के साथ में दूसरों की जान भी जोखिम में एक तरह से डाली जाती है। ऐसे लोगों पर अब प्रशासन बेहद सख्त हो रहा है। एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें गोरखपुर की एक रेलवे क्रॉसिंग की हैं। 22 साल का सूरज कुमार सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में टेडी बियर बनकर रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेन गुजर रही है और यात्रियों को सूरज टेडी बियर की पोशाक में कुंग फू का पोज भी दिखा रहे हैं। सूरज पहले तो कम वायरल थे, पर रेलवे पुलिस ने इन्हें रेलवे क्रॉसिंग पार करने और अराजकता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर और ज्यादा वायरल कर दिया। 5 दिन पहले ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बुलेट सवार लड़के का वीडियो सामने आया था। इसमें अर्जुन नाम का शख्स बुलेट चलाते वक्त एक हाथ से बियर पी रहा था। गाजियाबाद पुलिस ने इन पर हेलमेट न लगाने, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में 31,000 रुपए का जुर्माना ठोका और जेल की हवा भी खिलाई। गाजियाबाद में रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वैशाली को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोककर फ्लाइंग किस देते हुए रील बनाना बहुत भारी पड़ गया। पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोकने के आरोप में 16,000 का जुर्माना तो लगाया ही और वैशाली को गिरफ्तार भी किया। वैशाली को कोर्ट से बेल मिल गई। सोशल मीडिया पर ये नोएडा मेट्रो का वीडियो जबरदस्त वायरल है। एक महिला मशहूर फिल्म भूल भुलैया की एक कैरेक्टर बनकर लोगों को डरा रही है। कुछ लोग तो डर कर भाग भी जाते हैं। इतना ही नहीं, मंजोलिका का साथ देने मास्क पहनकर मशहूर ओटीटी सीरीज मनी हाइस्ट के कैरेक्टर बनकर एक भाई साहब भी मास्क लगाकर पहुंच जाते हैं। पुलिस इन दोनों पर कार्रवाई तो करना चाहती है, पर अब तक इनकी पहचान नहीं कर सकी। मशहूर बनने के लिए शॉर्टकट लेके कानून को हाथ में लेकर के सोशल मीडिया रील्स बना रहे हैं लोग, लेकिन उसका फायदा क्या होता है? भारी जुर्माना लगा रही है पुलिस, जेल भेज रही है, और पुलिस भी जुर्माना लगाकर जेल भेजकर सख्त संदेश दे रही है कि रील्स बनाएं, घर पर बनाएं, लेकिन कानून को ताक पर रखकर नहीं। सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आपको एक हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ले चलेंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ पे निवेश लाने के लिए लगा दी है योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरी जान। अगले महीने लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए घरेलू निवेशकों को लुभाने में उत्तर प्रदेश एड़ी चोटी का जोर लगाता नजर आ रहा है। जहां मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश करते दिख रहे हैं, तो वहीं बेंगलुरु में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपनी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं। बेंगलुरु के एक 5 सितारा होटल में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, अधिकारियों, आईटी और आईटीएस सेक्टर के कंपनियों के बीच लंबी बैठक हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो नहीं आए, लेकिन उनका वीडियो संदेश सुनाया गया। भारत निवेशकों का फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। पिछले 8 वर्षों में हमारे देश में राजनीतिक स्थायित्व एवं गुड गवर्नेंस के नए दौर का सृजन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म
और ट्रांसफॉर्म का अनुसरण करते हुए आज उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाने का भरोसा दिलाया और श्री श्री रविशंकर की तरफ से वहां एक विश्वविद्यालय और स्कूल खोलने का वादा किया गया। इन्फोसिस, ओला, ब्रिटेनिया जैसी नामी कंपनियां समिट का हिस्सा थे। कृषि, एरो डिफेंस, हेल्थ केयर, ई व्हीकल, हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने पर इस बैठक में विशेष रूप से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने बताया कि बेंगलुरु से 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का भरोसा मिला है। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हम पिछले लगभग 6 वर्षों से सरकार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले जब सरकारें चलती थी तो रोज दंगे होते थे, लेकिन आज दंगा मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश, निवेश की दृष्टि से उपयुक्त प्रदेश के रूप में पूरे देश के अंदर जाना जा रहा हूं। किस तरह उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। नए हाईवे और हाई स्पीड ट्रेनों से शहरों की दूरी कम हो रही है। यह सब कुछ समझाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की टीम 16 देशों के 21 शहरों में अपना पक्ष पहले ही रख चुकी है। बेहतर कानून व्यवस्था के दावे के साथ उत्तर प्रदेश सरकार घरेलू निवेशकों का भरोसा जीतने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। नजर अगले महीने लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। बात अब राजस्थान की। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच करवाने को लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा दौसा से जयपुर की तरफ कूच करने निकल पड़े हैं। इन तस्वीरों में आप अब आगे देख सकेंगे कि उनके साथ काफिले के साथ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि अगर प्रशासन हमें रोकेगा फिर भी हम जयपुर की तरफ कूच करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा घेराव का ऐलान भी किया हुआ है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित 11 बच्चों ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। सोमवार को देश भर में चुने हुए इन बच्चों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। छोटी उम्र में इन बच्चों का हुनर और हौसला देखते ही बनता है। तुम पास आए जो मुस्कुराए तुम। केरल के आदित्य सुरेश बीमारी की वजह से चल नहीं पाते हैं, मगर सुर इस तरह साधते हैं कि जवाब नहीं। जाहे न सोता है 500 से ज्यादा जगहों पर परफॉर्म कर चुके हैं और इस साल के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से नवाजे गए हैं। कुछ कुछ होता है। I feel so happy and so proud and so blessed also, and it's a great pleasure for me. कश्मीर के अनंतनाग की हनाया निसार मार्शल आर्ट चैंपियन है। 12 साल की उम्र में खेलों में शानदार उपलब्धि के लिए हनाया को पुरस्कार दिया गया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, डिफरेंट फीलिंग है क्योंकि हम 11 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मैं एक भी हूँ, तो ऑब्वियसली एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है। अपने क्षेत्र में मेहनत और जोश के साथ कुछ नया कर गुजरने वाले इन बच्चों से प्रधानमंत्री ने मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। बच्चों के लिए बिल्कुल यादगार दिन रहा। मात्र 10 साल के सौरजीत मलखम्ब खिलाड़ी हैं। गुजरात में 2022 में हुए राष्ट्रीय खेलों में स्टैंडिंग पोल ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीतकर ये समस्त खेलों में सबसे कम आयु वर्ग के पदक विजेता बने। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज फाइनली मैं मेरे पापा के सपने से बियॉन्ड गया हूँ। अभी मैं चाहता हूँ मैं इससे भी और बियॉन्ड जाऊँ। वहीं वीरता कैटेगरी से सम्मान मिला है रोहन रामचंद्र बहिर को। महाराष्ट्र के रोहन ने अपनी जान की परवाह न कर 43 साल की महिला को नदी में डूबने से बचाया। उस समय कुछ
दिमाग में आया नहीं, सिर्फ वो और मैं, वो जा रही थी पानी से, देखते ही मैंने कूद लिया पानी में, तैरते हुए उनके पास गया, उनको पानी से बाहर निकाला सर। बहादुरी इनोवेशन, समाज सेवा, कला संस्कृति से लेकर खेल कूद तक के क्षेत्रों में बेहतर करने वाले इन बच्चों को 11 राज्यों से चुना गया है। बेशक ये बच्चे उम्र में बहुत छोटे हैं, पर इनकी शानदार उपलब्धियों पर हर किसी को गर्व होगा। तो इन बहादुर बच्चों को सलाम। बहरहाल एक वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस किस कारोबार ने लगा रखी है पठान से नई जिंदगी की उम्मीद। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग में इतिहास एक तरह से रच दिया है। पठान एडवांस बुकिंग में इंडिया की सबसे ज्यादा टिकट बेचने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। देश भर में करीब 25 थिएटर फिर खुल गए हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में ये रिलीज हो रही है। उम्मीद जगी है कि लगातार नुकसान से गुजर रही फिल्म इंडस्ट्री में पठान नई जान फूकेगी। पार्टी पठान के घर पे रखोगे, तुम्हें मरनाबाजी के लिए पठान तो आया। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रिलीज से पहले ही धमाल मचा दिया है। 3 नेशनल सिनेमा चेन्स, पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस के आंकड़े बताते हैं कि सोमवार रात तक इस फिल्म की ओपनिंग डे के लिए 4,19,000 टिकटों की बिक्री हो चुकी है। पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग से 50 करोड़ से ज्यादा के ग्रॉस कलेक्शन की उम्मीद जताई गई है। थिएटर मालिकों के साथ साथ बॉलीवुड सितारों की उम्मीदें जगी हैं कि कोविड महामारी के बाद लगातार लंबे घाटे में घुट रही फिल्म इंडस्ट्री को पठान से नई उड़ान मिलेगी। पैंडेमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला, ऑडियंस को एक फिर से मजा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े। तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है। एंड अब जैसे पठान रिलीज हो रही है एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। एक्साइटेड टू हूँ। शाहरुख सर एंड जॉन अब्राहम है, तो दीपिका पादुकोण है, तो यार बॉयकॉट बोल के भी शाहरुख खान ब्लॉकबस्टर ही मारने वाले हैं, वो तो पक्का है। तो कोई मतलब भी नहीं है, 4 लोग बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। लगभग अब तो लॉकडाउन के बाद पिक्चर आ रही है उनकी जी, तो वही पता करने आए थे टिकट के बारे में कि टिकट मिल रहा है। कितने टिकट हाथ में? ये 7 है, अभी हमें 8 और लेने। तो मतलब सब इंतजार है शाहरुख खान? जी जी बिल्कुल। कल ही का इंतजार है जब आंधी आएगी। जितने भी जो है फालतू की बातें जो कर रहे हैं वो सब उड़ जाएंगे इसी आंधी में। पठान रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बना रही पठान पर खुशी जाहिर करते हुए शाहरुख खान ने ट्वीट किया। शाहरुख लिखते हैं, पठान को इतना प्यार करने के लिए सभी को एक बड़ा हग। जिन्होंने डांस किया, कटआउट लगाए, हॉल खरीदे, फैन क्लब बनाए, टी शर्ट बनाई, प्रार्थना की, फिल्म से जुड़े विवाद को शांत करने में मदद की और इसे एक त्योहार की तरह बना दिया। थिएटर में होना अच्छा महसूस होता है, घर जैसा लगता है। पठान 100 से अधिक देशों में रिलीज होगी। किसी भी भारतीय फिल्म के लिए ये सबसे ज्यादा है। बताया जाता है कि देश भर में करीब 2 दर्जन ऐसे थिएटर जो बंद होने की कगार पर थे, उनमें पठान ने फिर से जान भरी है। G7 मल्टीप्लेक्स और मराठा मंदिर सिनेमा के कार्यकारी निदेशक मनोज देसाई कहते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों के खराब प्रदर्शन से सिंगल स्क्रीन थिएटरों की हालत बुरी थी। OTT ने और बिगाड़ दी। अब पठान से उम्मीदें जगी हैं। 2023 में पठान से लाइन लग जाए और बॉलीवुड का कमबैक हो। 2022 में बुलबुलाया 2, कश्मीर फाइल को छोड़ के कोई पिक्चर चली ही नहीं है। और सबसे बड़ा दुख ये बात का है मुझे कि हजारों करोड़ का नुकसान पूरी इंडस्ट्री ने किया है, हम लोग ने भी किया है। उसके पहले लॉकआउट था कोरोना से, उसमें बहुत नुकसान हुआ था। उसके साथ 2022 बहुत भारी गया हमारा। बड़े स्क्रीन पे देखिए, ये OTT नाम की जो बला आई है, जो मुझे बहुत मुसीबत में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि इतना कंपटीशन है। मेरे खुद के घर में मैंने OTT लगाया ये जानने के लिए क्या कंपटीशन है। हम लोग ने फिर बड़ी बड़ी मीटिंग की, और पहले तो क्या था, OTT साइमल्टेनियसली लग जाती थी, अब 2 महीने के बाद फिल्म लगेगी, तो 2 महीने का ऑक्सीजन मिल गया है हम लोग को।
एक आंकड़ा कहता है कि साल 2022 में खराब प्रदर्शन के कारण करीब 1000 करोड़ का नुकसान फिल्म इंडस्ट्री ने झेला है। पठान की एडवांस बुकिंग एक बड़े और ठोस कलेक्शन की आशा जगाती है। वो देश के लिए क्या कर सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। जय हिंद।